जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं कि लिविंग बींग्स हैं, अर्थ है और जंगल है, ज़मीन है, जानवर है, जल है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन हम सब और डेली इन नई चीज़ों को हम लोग खोजते भी रहते हैं कि नई स्पीशीज़ क्या मिल रही हैं, क्या खो रहे हैं, हम इनके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। और जबकि हमें ये बेसिक साइंस पता है कि इन सब के सर्वाइवल का जो फिलॉसफी है वो माइक्रोब्स के ऊपर है। माइक्रोब्स अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो, हमारे एयर में ना हो, हमारे फूड में ना हो, हमारे पानी में ना हो, तो शायद वो पानी, वो हवा, वो फूड किसी काम का नहीं है। और ना केवल ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए, बल्कि प्लांट्स और हमारी जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर फील्ड, उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत हद तक ये उत्तरदायी हैं। और ये किस हद तक उत्तरदायी हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ श्री मयूर मान सिंह जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि माइक्रोब्स की जो दुनिया है वो हमारी खेती को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में एक थोड़ा सा ज्ञान हमें दीजिए सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी पता चले कि हम क्यों गलत दिशा में प्रयास करते जा रहे हैं। अब क्यों गलत दिशा पकड़ ली, ये तो उतना, ये दूसरा सवाल है। नहीं, ये उस तरीके से इसको बयां करना आसान नहीं है जी। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक्चुअली क्या है, हमारा माइक्रोब्स जो हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि माइक्रोब्स 1 किलोमीटर ऊपर और मिनिमम 6 फीट नीचे ज़मीन में इतने तक पाए जाते हैं। और ये रेगिस्तान में मौजूद हैं, ये लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्र में भी मौजूद हैं। और ये माइक्रोबायोम्स हम कहते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसकी इंटेस्टाइन में उसका माइक्रोबायोम निश्चित हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ निश्चित हो जाती है कि उसका शरीर कैसा होगा, उसका खान पान या चीज़ें उसकी कैसी होनी चाहिए। अब आते हैं कि ये जब इतने माइक्रोब्स हैं और इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं तो फिर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इंसान को अपने ऊपर ज़्यादा ज़रूरी था देखना, तो उसको जो भी बीमारियां होना शुरू हुई तो उसने माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। करेक्ट। तो उसमें उसने ये पाया कि ये 7 तरीके के डिफरेंट होते हैं। इसमें जो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, इनसे इंसान बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है। तो एंटी बैक्टीरिया की दवा बनना पहले शुरू हुई। इस समय माइक्रोब्स के हजारों मीडिया कल्चर हैं, उपलब्ध हैं, जो कि डिफरेंट तरीके की दवाएं बना रहा है जो इंसान खा रहा है। लेकिन इंसान का भी वही हश्र हो रहा है जो भूमि का हो रहा है, क्योंकि उसमें जो दूसरे कंपाउंड्स जा रहे हैं जो ये माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, इनसे जो लाभप्रद माइक्रोब्स हैं उनको भी किल कर रहे हैं, उसकी वजह से सुधार नहीं आ रहा है। सब चीज़ें होने के बावजूद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आदमी का एक्सपेंडिचर मेडिसिन पे, मेडिकल पे बढ़ता चला जा रहा है, उसकी लाइफ उस तरीके से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो वही चीज़ है पौधों पे, पौधे उसके बाद आता है, पौधों का नंबर, तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो बेसिकली हम ये माने कि इसलिए गलत डायरेक्शन पकड़ लिया, जो आप कह रहे थे ना, तो गलत डायरेक्शन वहाँ से पकड़ लिया कि जो इंसान को इमीडिएट रिलीफ दे दे, उसके चक्कर में जो मीडिया कल्चर बना के डिफरेंट बैक्टीरियाज की डिफरेंट मेडिसिन से शुरू किया, तो उसी लाइन पे चलते चलते ये प्लांट के भी जो एलिमेंट की कमी हुई, उस एलिमेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन ढूंढ के उससे देने का प्रयास किया, या कोई बीमारी लगी तो उससे जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह बनाया उसमें उसको किल करने का किया। इस पे ध्यान नहीं दिया कि इससे ये हुआ क्यों, डिजीज क्यों हुई। करेक्ट। अगर डिजीज पे जाते, अगर इंसान की भी डिजीज पे जाते कि हुई क्यों, नहीं होनी चाहिए, तो शायद उस पर टारगेट कर सकते थे। तो इसलिए ये एक दूसरे विशेष सर्कल में चले गए, पौधों के भी विशेष सर्कल में चले गए। आज के डेट में माइक्रोब्स की 18-20 तरीके के इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। ओके। उनके लिए मीडिया कल्चर बताया गया है कि ऐसे ऐसे मीडिया कल्चर में इसको ग्रो करके इस बेस में दे के इसको स्प्रेड कीजिए सॉइल में, तो सॉइल इंप्रूव करेगी। लेकिन इसमें भी फोकस कहाँ है कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को खाली एनहेंस करें उस माइक्रोब के द्वारा जो आइडेंटिफाइड है हमारा। तो उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं है हमारा।
अननेसेसरली कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इसका भी पता नहीं है, इसलिए किसान के खर्चे अधिक हो रहे हैं। अगर हम इसको प्राकृतिक तरीका इसमें अपना लें तो ये सारे खर्चे हमारे कम हो जाएंगे। हम इसका इस्तेमाल अगर माइक्रोब्स की फीड का करें नेचर को लेते हुए, तो इसमें हम रासायनिक खाद हर वर्ष 25-30% कम कर सकते हैं और हम 0 पे भी ला सकते हैं। मतलब आप एक बार में 100% बंद करने की बात नहीं कहते, आप कहते हैं कि 25 से 30% आप बंद करिए और इस माइक्रोब्स के फीड को आप अपने खेतों में डालकर देखिए। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पर आप अगली क्रॉप में, अगले क्रॉप साइकिल में, अगले साल से 25-30% और कम करते जाइए और उसको 0 कर दीजिए। इसका 2 रीजन है जी। एक, जो पैदावार होगी वो किसान ये नहीं अफोर्ड कर सकता है कि उसको इस साल कम पैदावार मिले जितनी हो रही है, उससे बढ़ के मिले, जिससे कि उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो नीचे आए और उसको मुनाफा हो और वो समृद्ध हो, बेसिकली कम से कम अपनी नीड को फुलफिल कर सके। अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है नेचुरल फार्मिंग का, उसमें हम कहते हैं, जैसे हम लोग पुरानी जो प्रैक्टिसेस है हमारी एग्रीकल्चर की, उसमें एक बार हम कुछ खेत में बोते थे, उसके बाद उसको 2-3 महीने के लिए उसको हम परती छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे कि वो सॉइल रिकवर हो जाए, अपने नेचुरल स्टेट में आ जाए। तब हम लोग ज़्यादा खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे। अभी जो वापस उस स्टेज पे लाने की बात कही जा रही है वो ऐसे कही जा रही है कि आप मिनिमम 3 से 4 साल के लिए अपने खेत को छोड़ दीजिए या अपनी खेत में फर्टिलाइजर डालना छोड़ दीजिए, जो बुआई करना है वो करिए, यील्ड कम आए ज़्यादा आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 साल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपका कहना ये है कि अगर हम एग्रो नवजीवन के साथ इस नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को 3 साल तक अडॉप्ट करते हैं तो तीसरे साल रासायनिक खाद 0 करते हुए भी हम यील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या करता है ये प्रोडक्ट बेसिकली? और जो आपसे जो मैंने बात कही थी कि सॉइल में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सॉइल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमें बाहर से देने की जरूरत नहीं है, बस उनको एक्टिवेट करना है। क्या है वो फंडा, जरा वो बताइए। इनकी अपनी लाइफ साइकिल होती है, ये कंज्यूम होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, मरते रहते हैं, फिर पैदा होते हैं माइक्रोब्स जी। जब हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं या केमिकल डाल के इनको मारते हैं तो इनकी कमी आ जाती है, उसका सीधा असर हमारी फसल पे दिखाई देता है। तो इसलिए हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है और पैदावार हमें नहीं मिलती। अच्छा, आपके जमाने में पहले कितना डीएपी यूरिया डालते थे और अब कितना हम लोग इंक्रीज कर चुके हैं इसको खेतों में? मुझे लग रहा है शुरुआत में 5-5 किलो की किट हम लोग बांटते थे किसानों को सरकार की तरफ से, और अब लोग लग रहा है 100, 150, 200 किलो भी डालते हैं तो वो कम पड़ता है आपको। हाँ, अब इस 5 किलो से शुरू करके अब एक लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर उससे ज्यादा डाल दें तो दाने और छोटे हो जाते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं वो छोटे, दाना छोटा हो जाता है, उसकी पौध जो है वो बिगड़ जाती है, इतना टॉक्सिक लेवल पे आ गया है। तो ये कहा जा रहा है कि इसको 3 साल के लिए अगर खेत को कैसे प्रोडक्शन के कॉम्प्रोमाइज कर लें तो स्वयं सुधर जाएगा जी। बात अपने आप में सही है, लेकिन 1 साल तो किसान जी नहीं पाता बिना फसल के। फसल करने के बाद भी, फसल करने के बाद वो 1 साल अपना बड़ा मुश्किल से चलाता है। अगर फसल कम हो जाए उसकी या किसी वजह से खराब हो जाए तो गवर्नमेंट अगर कंपनसेशन ना दे तो वो अपना 1 साल जीवन नहीं जी सकता। 3 साल कैसे जिएगा? और इसका प्रतिशत लेकिन सरकार के या किसी और दूसरे देशों में भी इसके ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास, क्योंकि उनका विचार जो इंसान की दवाओं को जिस तरीके से बनाने में है उसी तरीके का विचार खेती के लिए भी इन पौधों को एलिमेंट प्रोवाइड करने में है, और वो उसी डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक जो कर रहे हैं, चूंकि लिमिटेड माइक्रोब्स की जानकारी है तो उन्हीं को ग्रो करने के लिए फीड आइडेंटिफाइड है, तो वो लिमिटेड हो जाता है। तो जब आप ऑर्गेनिक खेती में फुल पोटेंशियल नहीं ला पा रहे हैं, आप 25% नेचुरल प्रोडक्शन की तरफ आप ले जाना है ऑर्गेनिक से, तो आपको 100% रिजल्ट कैसे मिलेगा? अभी रिजल्ट डाउन है तो फर्दर कैसे अप होगा? तो उसका ऑल्टरनेट जो है वो ये है कि अगर हम इसके नेचुरल प्रोडक्ट के इस अपने प्रोडक्ट को एग्रो नवजीवन को हम देते हैं तो
तो इससे क्या होगा कि वो गैप हम फुलफिल कर देंगे। क्या ये गैप उनकी यील्ड कंप्रोमाइज नहीं होगी या फिर कुछ यील्ड बढ़ के भी मिलेगी इनको? मिनिमम 25% बढ़ के मिलेगी, क्योंकि किसी को भी 50-60% से ज़्यादा यील्ड का नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि हाल ये है कि जो साइंटिस्ट पहले सीड का बता देते थे कि इतना इसका पोटेंशियल यील्ड है, पहले वो पैकेट पे लिख के देते थे। हाँ, अब वो लिखना बंद कर दिया क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। वो नहीं है। क्या देते थे सर, थोड़ा जरा एक क्लियर। वो जैसे कोई वैरायटी डेवलप की हाँ, XYZ कोई भी गेहूं की R21 जी उन्होंने किया, तो बोला कि इसका 60 कुंटल होना चाहिए। अब 60 की जगह जब 30 हुआ किसान को, हाँ, तो किसान को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो उसमें एक बहाना पहले बीज वाला बनाता है, फिर दूसरा बहाना खाद वाला बनाता है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले बनाते और फिर उस किसान की जानकारी पर क्वेश्चन कर देता है जो सालों साल से किसानी करते हैं। किसान की जानकारी पे क्वेश्चन आज भी करते हैं। हर मीटिंग में किसान को बताया जाता है कि वो कैसे खेती करें। ये तो बात होगी, मछली के बच्चे को तैरना सिखा रहे हैं हम लोग। वही कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हम राइट सोल्यूशन पे नहीं है। और वो सिर्फ इसीलिए अपनी और टेक्निक बताते हैं। नहीं, इस वजह से 100 प्रोडक्ट होंगे ऑर्गेनिक के। और मुझे याद है कि सन 2000 में जब मैं एग्रीकल्चर डायरेक्टर यूपी में लखनऊ में गया था, तो ऑर्गेनिक को नहीं समझ आया था ये क्या होता है। उन्होंने तो पहली बार सुना बायो फर्टिलाइजर, एक लोग कह रहे हैं कि कुछ मिला के करना है, तो बायो फर्टिलाइजर बनाओ, ऑर्गेनिक क्यों बना रहे हो। हाँ। और मैं ऑर्गेनिक उनको समझाने का प्रयास कर रहा था, जबकि बायोडायनेमिक था, नेचुरल था, तो वो तो समझ ही में नहीं आ रहा था, ऑर्गेनिक भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक बात है, क्योंकि इस तरीके की अवेयरनेस नहीं आई थी कहीं। जी, ठीक बात है। तो इसमें पहली चीज तो ये पता चली कि ऑर्गेनिक हो या बायोडायनेमिक हो या नेचुरल फार्मिंग हो, इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। और ना केवल लोगों को, किसान की तो बात हम बाद में करेंगे, वहाँ तक तो बहुत दूर तक का रास्ता है कि किसान तक आप डायरेक्ट पहुँचे। उससे पहले एक बहुत बड़ा तंत्र, सरकार का हो चाहे कॉरपोरेट का हो, वो बहुत बड़ा तंत्र हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स और किसानों के बीच में खड़ा है। उस तंत्र को कैसे तोड़ना है, उसको कैसे अवेयर करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए।